नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुप्ता अपने छोटे चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी सुबह में हम लोगों ने 11 का सिलेबस देखा है, ठीक है। ये उसका वीडियो है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें वीडियो मैं पोर्ट्रेट में कर दिया था, तो लैंडस्केप करना था। चलिए गलती हो गई। इस वाले वीडियो को मैंने सही से किया है, ठीक है। देखिए और बताइए। अब इसके बाद बात करते हैं। देखिए, इसके बाद आज बात करेंगे हम क्लास 12 के हिंदी पर, ठीक है। तो क्लास 12 के हिंदी ये है। देखिए, सिलेबस बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का मतलब ये है कि हर साल बोर्ड परीक्षार्थी जो होते हैं, बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड हर साल यूपी बोर्ड सिलेबस जारी करता है पाठ्यक्रम की, ये पाठ आपको पढ़ने इस साल, ठीक है। उसमें हर बार संशोधन होता रहता है, बदलते रहते हैं। जैसे हम लोग जब हाई स्कूल परीक्षा दिए थे तब हिंदी के 3 पेपर हुआ करते थे, ठीक है। और 12वीं की परीक्षा में हिंदी 2 पेपर हुआ करता था। तो ऐसे ही अब इसमें बदलाव हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे बदलाव होते होते क्या हुआ, अब हिंदी का एक ही पेपर होता है जो 100 नंबर का है, ठीक है। बात समझ में आई? तो देखिए, सिलेबस आप देख लेंगे, जान जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। अगर बात करेंगे सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस आपका है ये 100 नंबर का है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2 खंडों में, एक खंड आपका 50 अंक का है, दूसरा खंड भी नीचे दिया है 50 अंक का है, ठीक है। तो इस पहले वाले खंड की अगर बात करेंगे तो देखिए, इसमें पहला है कि गद्य का विकास और काव्य साहित्य का विकास, दोनों विकास से आधारित हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दिया है हिंदी गद्य का उद्भव, विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी पद्य का प्रमुख विधान, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि करके ये 5 प्रश्न पूछेंगे। मतलब पूछ देता है ये कौन सा उपन्यास है, इसके लेखक कौन हैं, ठीक है। शुक्ल युग में कौन से कवि थे, शुक्लोत्तर युग के कौन से कवि थे, इसका विकास कब से कब तक है। ऐसे कुल मिलाकर गद्य और साहित्य, गद्य और काव्य दोनों का मिलाकर कुल 10 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। तीसरा दिया आपका पाठ का निर्धारित गद्यांश। तो आपका जो गद्य रहेगा, गद्य में से कोई किसी पाठ का कोई अंश उठा कर दे देगा, उसका संदर्भ, उसका अर्थ, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे इससे भी रिलेटेड आपके आएंगे 5 प्रश्न जो 2-2 नंबर करेंगे, कुल 10 नंबर के। इसी तरह पद्य से आएंगे। पद्य का मतलब कोई कविता दे देगा, कविता उठा कर उसका संदर्भ पूछेगा, उसका अर्थ पूछेगा, रेखांकित कर सकता है, रेखांकित का अंश पूछेगा, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे कुल 5 प्रश्न आएंगे और वो भी 2-2 अंक के रहेंगे, इसका भी 10। 5वें प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें गद्य के और 5वां क और ख दोनों जीवन परिचय है, यानी एक कवि का जीवन परिचय, एक लेखक का जीवन परिचय, यानी एक गद्य से एक पद्य से आपको जीवन परिचय लिखना पड़ता है। इसके आगे जो नंबर लिखा वो देख लीजिए, 3+2, मतलब आपको 3 नंबर जीवन परिचय लिखने के लिए जो 80 शब्द रहना चाहिए। 80 शब्द मतलब लगभग 1 पेज आप कह सकते हैं। एक पेज में 150 शब्द आते हैं। तो 80 शब्द में आपको जीवन परिचय लिखना है और 2 अंक आपको तब मिलेंगे जब आप उसका साहित्यिक अवदान लिखेंगे, यानी साहित्यिक परिचय कि उनकी कृतियाँ कौन कौन सी थी, उनकी भाषा शैली क्या थी, वो किस प्रकार के लेखक थे, कौन कौन सा उन्होंने लेखनी लिखा है, उपन्यास क्या लिखा है, नाटक क्या लिखा है, ये सारी बातें आप लिखेंगे। उसे हम साहित्यिक अवदान या साहित्यिक परिचय कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपको काव्य में भी लिखना पड़ेगा कवि के बारे में। इसके बाद फिर लिखा है कहानी। तो जो आपको कहानियाँ दे रहेगा उससे रिलेटेड चित्रण पूछेगा। जो आपको कहानी मिलेगा, जैसे पंचलाइट है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको कहानी पूछेगा। उसका चरित्र की पंचलाइट में जो मुनरी है, ठीक है, तो उसका अपन चरित्र पूछ सकता है, उससे रिलेटेड आपको आएगा। ये एक ही प्रश्न आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। उसके आगे दिया है, इसके आगे दिया है फिर खंड काव्य है। खंड काव्य दिया है, खंड काव्य भी 80 अंक का है, ठीक है। इसमें भी आपको खंड की विशेषता, पात्रों का चरित्र और प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न रहेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर संस्कृत गद्य के रिलेटेड एक हिंदी में अनुवाद आएगा। संस्कृत जो अनिमार संस्कृत होती है उससे रिलेटेड आपको हिंदी में अनुवाद लिखना पड़ता है। ये अनुवाद सामान्य वालों को नहीं लिखना पड़ता है, उसमें उनका प्रश्न उत्तर आता है, ठीक है। कुछ लेकिन जो पद्य होता है उसका अनुवाद, यानी जो श्लोक होता है उसका अनुवाद आपको लिखना पड़ता है, या तो फिर आपको 5 प्रश्न दे दिए जाते हैं, उससे आप लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले 2 नंबर का संदर्भ तो सबको लिखना पड़ता है, जो आपको देगा श्लोक उसका संदर्भ आपको सबको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सामान्य वालों को क्या करेगा, प्रश्नोत्तर दे देगा, ठीक है। और जो साहित्यिक वाले होंगे, यानी आर्ट साइड वाले जो होंगे, वो क्या करेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह वो गद्य का भी और पद्य का दोनों का, ठीक है। 9वां है पाठों का आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत उत्तर, यानी आपको जो संस्कृत पढ़ेंगे उससे 2 प्रश्न पूछेगा, ठीक है, जिसका आपको संस्कृत में ही उत्तर देना होगा, हिंदी में नहीं, याद रखिएगा, संस्कृत में ही उत्तर देना होगा। उसके बाद बात करेंगे काव्य सौंदर्य। तो यहाँ से आपका ग्रामर शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से आपका ग्रामर शुरू होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से सभी रस की परिभाषा पहचान, जो आपके 10-11 रस हैं, जो
ठीक है, उनके आपको सबका परिभाषा याद करना होगा। पहचान कोई एक पूछेगा आपको, ठीक है, तो 1 नंबर परिभाषा के लिए, 1 नंबर उसके पहचान के या उदाहरण के लिए। अलंकार यहाँ से स्टार्ट होगा। शब्दालंकार 3 ठो है, अनुप्रास श्लेष यमक, और अर्थालंकार में उपमा रूपक उपलक्ष्य, तो इसमें से आप 3 ठो याद कर लीजिएगा। उससे केवल उसकी परिभाषा और उदाहरण बस। कभी कभी क्या होता है, उदाहरण दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा है। उदाहरण दे दिया, बोला कि कौन सा मतलब अलंकार है, ठीक है, या कौन सा रस है, तो आप उसका परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद फिर छंद दिया है, तो आप मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा कोई 2 या 3 याद कर लेंगे, उसी का परिभाषा और एक उदाहरण। उसके बाद निबंध दिया हुआ है। निबंध आपको पता है, ये याद रखिएगा, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा पर आपको निबंध लिखना है। तो कोई एक टॉपिक मिलेगा आपको, ठीक है, ये 9 अंक का होता है, ठीक है, तो 9 अंक का होता है, तो लगभग 2 पेज से ऊपर लिखना पड़ता है, लगभग 1 पन्ना से ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा। तो लगभग 300 वर्ड में, 300 समथिंग, 250-300। तो इसमें क्या, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जो है अब उसके तहत आप लिख सकते हैं। फिर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, फिर बाढ़ है इससे रिलेटेड, या स्वास्थ्य संबंधित की बात करें तो कोरोना है इससे संबंधित, ठीक है। तो ये सब जो हैं, ये सब परिभाषाएँ आप याद कर लेंगे, तो ये निबंध में आपको बड़ा काम देगा। जो स्लोगन वगैरह लिखे होते हैं इर्द गिर्द कि 1 वृक्ष 10 पुत्र समान, ऐसे करके ना, वृक्ष सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगा के करो श्रृंगार, ऐसे स्लोगन लिखकर अगर निबंध लिखे जाते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको ये सारी बातें समझाऊँगा। इसके बात करेंगे तो संस्कृत का व्याकरण यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ संधि है, स्वर संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों से एक आएगी। एक स्वर संधि से, एक व्यंजन संधि से, एक विसर्ग संधि से। तो इनके उदाहरण, इनका सूत्र दिया हुआ है। इस सूत्र को आप अपनी किताब में देखें तो उसमें एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके बताया रहेगा। तो आप 1-2 उदाहरण आपको दे देगा, ठीक है। जैसे स्वागतम में कौन सी संधि है, ठीक है, मनोज में कौन सी संधि है, ठीक है। तो ऐसे वो उदाहरण दिया रहेगा। उदाहरण आप बस उदाहरण याद कर लेंगे तो उससे आपको पता चल जाए कौन सी संधि है उसमें। फिर समास दिया है, तो अव्यय और कर्मधारय 2 ही समास है, दोनों समास में से कोई एक समास याद कर लेंगे, डेफिनेटली उसमें से आ जाएगा एक तो आपका। इसके बाद की अगर बात करेंगे तो उसके बाद फिर आप देखेंगे तो शब्द रूप है, आत्मन का संज्ञा के लिए। धातु रूप में आपको स्था, पा, नी, इनमें से कोई एक, और याद रखिएगा धातु रूप केवल 4 ही इसमें दिया है, लट, लोट, लिंग, विधिलिंग और लंग, ठीक है। लिट लकार इसमें, लट, लोट, लृट, लिंग, विधिलिंग। तो यानी आपको भूतकाल का नहीं दिया इसमें, तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें से कोई एक नी का नैति, नयते, नयंती करके आप लोट लगा कर भी याद कर लेंगे। तो केवल उसमें एक पूछता है कि मध्यम पुरुष एक वचन का बताइए, लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा। ऐसे पूरा लिखना नहीं पड़ता है। साहित्यिक वालों को कभी कभी लिखना पड़ता है, लेकिन केवल एक ही पूछता है, सामान्य वाले हो या साहित्यिक वाले हो, एक ही पूछता है कि इसमें क्या होगा। प्रत्यय में याद कर लेंगे, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लिखेंगे गत्वा प्रत्यय है, ठीक है, गम धातु है, ऐसे करके। तद्धित प्रत्यय है, ये सब मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ विभक्ति दिया है, 3 विभक्ति आपका है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ठीक है। अभितप प्रत्यय, समय, निक्सा, प्रतियोगी, अपि, यनांगा विकार, सहयुक्त, प्रसव, नमस्वती, स्वहा, स्वधा, मतलब ये सब उसका सूत्र दिया हुआ विभक्ति का। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। उसके बाद फिर हिंदी में आपको अनुवाद लिखना पड़ेगा, 2 वाक्य दिया रहेगा संस्कृत में, उसका आपको अनुवाद लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया पैटर्न क्या है, और ये आपका हो गया पाठ का सिलेबस। ये क्यों पढ़ते हैं, ये इसलिए पढ़ते हैं भैया ताकि आप किताब जब खरीदने जाए तो पता चले कि हाँ वो किताब लेटेस्ट है ये कि नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, पुरानी किताब के ऊपर का जो होता है उस पर 2021-22 लिखा है तो उसको मिटा के उस पर 22-23 लिख देते हैं, बच्चे खुशी से खरीद लेते हैं। लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस आपका है क्या। सिलेबस में आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बस इतने ही, यानी 3-6 पार्ट दिया है, यही होने चाहिए वैसे उसमें, अगर आप अगर किताब खरीद रहे हैं तब। हालांकि सामान्य और साहित्यिक का अलग अलग आता है, कुछ किताबों में एक ही आता है, तो जिसमें एक में आता है तो सामान्य वालों के लिए जो उन्हें नहीं पढ़ना, जो पढ़ना होता है उसके आगे फूल बना देता है, ये स्टार बना देता है, ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा, ये आपका है, ठीक है। उसके बाद फिर काव्य की निर्धारित है, ये मैं साहित्यिक का पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी सामान्य का नहीं है, साहित्यिक का है। उसके बाद फिर ये देखिए, फिर काव्य के लिए आपका ये दिया हुआ है, ये पूरे पाठ देख लीजिएगा। मैं सारे पाठ पढ़ा, इसमें तो बहुत सारे पाठ मैंने पढ़ा दिए, जैसे प्रेम माधुरी हुआ, पवन द्युतिका हुआ, कैकेयी अंताप, श्रद्धा मनु और नौका विहार, गीत, अभिनव मनुष्य और हिरोशिमा पंचलाइट, ये सब मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब पर। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते, और नहीं भी होता है तो इस बार मैं फिर से पुनः दोबारा पढ़ाऊँगा, सही ढंग से पढ़ाऊँगा, अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा, आपको समझा के पढ़ाऊँगा। कथा साहित्य में आपका ये 3 दिया है, पंचलाइट, बहादुर, कर्मनाशा की हार, ये आप देख लीजिएगा आपके ज़िले का कौन सा है। और याद रखिए खंड का पढ़ते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जिलों का नाम दिया हुआ है, जिस ज़िले में आप रहते हैं उसी ज़िले के सामने वाला खंड काव्य आपको पढ़ना है।
जैसे मैं वाराणसी का हूँ, ठीक है, तो वाराणसी का है, ठीक है, या चंदौली का है, इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वाराणसी का आगे रश्मि रथी लिखा हुआ है तो वाराणसी में रश्मि रथी आता है, ठीक है। और फिर अगर आप जैसे कानपुर के हैं तो कानपुर के लिए मुक्ति यज्ञ है, ठीक है। अगर आप फिर प्रयागराज के हैं यानी इलाहाबाद के तो आलोक वृत्त आपको पढ़ना है। तो सब जिलों के लिए अलग अलग दिया, आप इसमें देख लीजिए। अगर आपको आपका ज़िला नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपका कौन सा ज़िला है और आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में ये बात आई होगी। ये आपका संस्कृत खंड काव्य से रिलेटेड है, 9 पाठ इसके हैं, ठीक है। 2 पाठ इधर भी हैं, यानी 11 पाठ आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका आप सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। इसमें कौन कौन सा पाठ है, ऐसा नहीं कि संस्कृत पूरा पढ़ें तो पूरा याद करना, नहीं, जो पाठ में दिया है बस वही। इसके बाद ये आपके कर चुके हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इस पर आप कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। संस्कृत दिग्दर्शिका का ये भी कट चुका है, इसे मत देखिएगा, ये सब पहले के सिलेबस से कट चुके हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये समाप्त हो गया। वीडियो आपको कैसे लगी आप देखिए, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हम लोग को हौसला मिलता है। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट में नीचे लिख कर पूछ लीजिए, मैं आपका जवाब अवश्य दे दूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।